शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। बाबा साहब के एक सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करेंगे आज का अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब लिखते हैं कि सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और उन्हें ये अधिकार भी है कि अपने साथ अच्छे व्यवहार की मांग करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक सुंदर सा विचार यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वांग में खंड 14 के अंतिम पेज पर यहाँ पर उल्लिखित है, जिसको हमने आपके समक्ष रखा है। अब इसी के साथ आज का अम्बेडकर संदेश की बात कर लेते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वांग में खंड 14 का अंतिम अम्बेडकर संदेश है। अंतिम अम्बेडकर संदेश का मतलब इस पूरी किताब का निष्कर्ष और निचोड़ आज आपको मिल जाएगा अम्बेडकर संदेश के रूप में। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इस अम्बेडकर संदेश को अंत तक वाच करें। निष्कर्ष आपको मिल जाए तो आप समाज को भी इसको ट्रांसफर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये हमारा विशेष निवेदन भी है। और आज के अम्बेडकर संदेश में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि आखिर छुआछूत की शुरुआत कब हुई थी। छुआछूत की शुरुआत कब से हुई, ये ऐतिहासिक सत्य को हम जानेंगे, ऐतिहासिक तथ्य को जानेंगे। ये पहली बार था जब छुआछूत के विषय पर बहुत गंभीर रूप से किसी ने किताब लिखा, और वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने इस विषय को टच किया। अदरवाइज इससे पहले किसी इतिहासकार ने इस गंभीर विषय पर कोई लेख नहीं लिखा होगा, लेकिन इतना गंभीरता के साथ कोई विश्लेषण नहीं लिखा, कोई लेख नहीं लिखा गया, इतिहास नहीं लिखा गया, न समाजशास्त्र में इसका बहुत ज़्यादा उल्लेख किया गया। तो इस बात को लेकर बाबा साहब चिंता भी जाहिर करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो यहाँ पर तथ्य रखे हैं उसके माध्यम से निश्चित तौर पर छुआछूत के बारे में हर प्रश्न जो आपके मन में गूंज रहा था, अगर आपने सारे अम्बेडकर संदेश सुने हैं तो निश्चित है वो प्रश्नों का जवाब आपको मिल चुका होगा। लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये कि छुआछूत का प्रारंभ कब हुआ था, ये आज के अम्बेडकर संदेश में हम जानने वाले हैं। कल के अम्बेडकर संदेश से आगे कंटिन्यू करते हुए पेज नंबर 153 से 155 तक हम बात करेंगे। तो 153 पर जब कल हमने अम्बेडकर संदेश को छोड़ा था, जिसमें अंतिम लाइनें थी कि जिस समय राजा इस प्रकार विचार कर रहा था कि वह कन्या बड़े विश्वास के साथ जो उसकी आयु से परे की चीज़ थी राजा के सामने झुकी, वह कानों तक फूलों से लदी हुई थी। जिस समय वह प्रणाम करके जड़ित फर्श पर आगे बढ़ी तो उसके सेवक ने वह तोता लिया, तोता लेकर वो साथ में आई थी। और ये कन्या की बात यानी कि चांडाल कन्या की बात हो रही मेरे साथियों, जो अभी पिंजरे में ही था और 2 बार कदम आगे बढ़ाकर उसे राजा को दिखाते हुए इस तोते के बारे में क्या कुछ कहा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तोते के बारे में सेवक जो चांडाल कन्या के साथ जो सेवक आया था, सेवक ने कहा, श्रीमान इस तोते का नाम वैशंपायन है। तोते का नाम वैशंपायन है, ये सब शास्त्रों का अर्थ जानता है। ये तोते की खासियत बताई जा रही है, ये सब शास्त्रों का अर्थ जानता है, ये राजनीति के व्यवहार में कुशल है, ये कथा इतिहास और पुराणों का पंडित है, ये संगीत के लय ताल से सुपरिचित है, ये सुंदर अद्वितीय आधुनिक प्रेम कथाओं, नाटकों और कविताओं की रचना करता है तथा हमें सुनाता है, ये वाक्पटु है और बीना, बांसुरी तथा मृदंग वादन में अद्वितीय है, यह नृत्य कला का पंडित है और चित्रकला में भी चतुर है, यह क्रीड़ा में भी बहादुर है और प्रेम कलह में क्रोधित तरुणी को शांत करने के उपाय खोज निकालने में भी पंडित है, ये हाथियों, घोड़ों, आदमियों तथा स्त्रियों के लक्षणों का ज्ञाता है, ये सारी पृथ्वी का रत्न है, मेरे स्वामी की पुत्री। यही विचार करके जिस प्रकार मोतियों का स्थान समुद्र है उसी प्रकार पृथ्वी के धन आपके हैं, इसे आपको समर्पित करने के लिए लाई हूँ, हे राजन इसे स्वीकार करें। चांडाल कन्या का ये वर्णन पढ़कर अनेक प्रश्न पैदा होते हैं। क्या आपके मन में कोई प्रश्न इस तरह का आया? यहाँ पर अनेक जो प्रश्न पैदा होते हैं, पहले तो यही कि फायान के वर्णन से कितना भिन्न है। चांडाल कन्या को जो वर्णन यहाँ पर किया गया मेरे साथियों, पिछले अम्बेडकर संदेश और इस अम्बेडकर संदेश को अगर आप जोड़ कर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या भिन्नता है फायान के वर्णन से। फायान ने जो वर्णन किया था उससे तो बहुत डिफरेंट है। दूसरे बाण एक बासायन ब्राह्मण हैं,
उसके द्वारा चांडाल बस्ती का ऐसा वर्णन कर चुकने के बाद चांडाल कन्या का ऐसा ऐश्वर्यशाली वर्णन करने में कुछ संकोच नहीं होता। क्या इस वर्णन का छुआछूत के साथ जुड़ी प्रचंड घृणा की भावना के साथ मेल बैठता है? यदि चांडाल अछूत थे तो एक अछूत कन्या राजा के महल में कैसे जा सकती थी? फायान ने एक झलक दिखाई थी कि किस तरह से जातिवाद की शुरुआत। फायान कब हमारे देश में आए? चीनी यात्री फायान की बात हो रही है 400 ईस्वी में। चीनी यात्री फायान भारत देश आते हैं और वो भारत देश में बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक चीज़ें होती हैं। अध्ययन करने के बाद जो यहाँ पर विश्लेषण करते हैं और लिखते हैं, तो उसी का एक कथन हमने यहाँ पर रखा था, जिसमें झलक मिलती है कि 400 ईस्वी से छुआछूत की शुरुआत लगभग हो चुकी थी। लेकिन उसी अवधि में दूसरे जो बाण एक बादशाहन ब्राह्मण है, वो चांडाल कन्या जो कि अछूत मानी जाती है, उसके बारे में कितना सुंदर वर्णन किया। पिछले अम्बेडकर संदेशान में देखा, कुछ संकेत आज भी आपको मिला। तो यही प्रश्न यहाँ पर है कि यदि चांडाल अछूत थे तो एक अछूत कन्या राजा के महल में कैसे जा सकती थी? एक अछूत के लिए बाण इस प्रकार की भाषा कैसे उपयोग में ला सकता था? पतित होने की बात तो बहुत दूर है, बाण के समय में चांडालों में शासक परिवार भी थे। बाण चांडाल कन्या को चांडाल राजकुमारी कहता है। बाण ने कादम्बरी 600 ईस्वी के आसपास लिखी। बाण ने कादम्बरी कब लिखी? 600 ईस्वी के आसपास। इसका अर्थ हुआ कि 600 ईस्वी तक चांडाल अछूत नहीं समझे जाते थे। 600 ईस्वी तक चांडाल अछूत नहीं समझे जाते थे। आगे लिखा है कि इससे यह एकदम संभव प्रतीत होता है कि फायान ने जिस अवस्था का वर्णन किया है वह यद्यपि छुआछूत की सीमा को स्पर्श करती है, किंतु वह अस्पृश्यता नहीं भी हो सकती है। संभव है कि यह अपवित्रता को लेकर अति करने की बुरी आदत रही हो। यह बात और भी अधिक संभव प्रतीत होती है यदि हम यह बात याद रखें कि जब फायान भारत आया उस समय यहाँ गुप्त राजाओं का राज था। 400 ईस्वी में जब फायान भारत में आया तो उस समय शासन कौन कर रहा था? तो उस समय यहाँ गुप्त राजाओं का राज था। ऐसा यहाँ लिखा है, गुप्त नरेश ब्राह्मणवाद के पोषक थे। गुप्त नरेश ब्राह्मणवाद के पोषक थे। यही वह समय है जब ब्राह्मणवाद का पुनरुद्धार हुआ और यह विजयी हुआ। एकदम संभव है कि फायान जिस चीज का वर्णन करता है वह अस्पृश्यता नहीं है, किंतु वह एक सीमा है जहां तक ब्राह्मण इस संस्कार ग्रस्त अपवित्रता को खींच कर ले जाना चाहते थे। यह संस्कार ग्रस्त अपवित्रता को जातियों, विशेष रूप से चांडालों के साथ जुड़ गई थी। दूसरा चीनी यात्री जो भारत आया, दूसरा चीनी यात्री भारत कौन आया, ये जानना बहुत जरूरी है। उसका नाम था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग वह 629 ईस्वी में भारत आया और भारत में 16 वर्ष तक रहा। 629 में भारत में आया और वह 16 वर्ष तक भारत में रहा तथा लोगों के रीति रिवाजों और देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की गई अपनी यात्राओं का यथार्थ विवरण अपने पीछे छोड़ गया है। भारत के मकानों और शहरों की सामान्य अवस्था का वर्णन करते हुए वह कहता है कि जिन शहरों और बस्तियों में वे रहते हैं उन शहरों मकानों की चार दीवारी ऊंची चौड़ी हैं, किंतु सड़कें तंग और टेढ़ी मेढ़ी हैं। दुकानें सड़कों पर हैं और सराय सड़कों के किनारे किनारे हैं। कसाई, धोबी, नट, नर्तक, बधिक, भंगियों की बस्ती एक निश्चित चिन्हों द्वारा पृथक की गई है। जातियों का नाम यहाँ जिक्र किया गया मेरे साथियों, निश्चित चिन्हों के द्वारा पृथक की गई है। वे शहर से बाहर रहने के लिए मजबूर किए जाते हैं और जब कभी उन्हें किसी घर के पास से गुजरना होता है तो वे बाईं ओर बहुत दबकर निकलते हैं। ऊपर का उद्धरण इतना अधिक छोटा है कि उससे कोई निश्चित परिणाम निकालना असंभव है, लेकिन इसमें एक बात महत्व की है, एक बात महत्व की है, वो बात जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस आवाज़ का ऑफिशियल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे साथियों बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश आपकी सेवा में इसी चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा। बस आगे लिखते हैं कि एक बात महत्व की है,
वो यह कि फाहियान का जो वर्णन है वह केवल चांडालों से संबंध रखता है, और हुएंगसांग का वर्णन चांडालों के अतिरिक्त दूसरी जातियों के बारे में भी है। यह एक बड़े महत्व की बात है। ऐसे वर्णन के विरुद्ध कोई ऐसा वैसा तर्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह चांडालों के अतिरिक्त दूसरी जातियों पर भी लागू है। इसलिए यह एकदम संभव है कि जिस समय हुएनसांग भारत आया तब अस्पृश्यता की उत्पत्ति हो गई थी, और हुएनसांग 629 ईस्वी में भारत आया था मेरे साथियों। ये बात पहले ही हम आपको बता चुके हैं। तो आगे लिखा है कि ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 200 ईस्वी में अस्पृश्यता का अस्तित्व नहीं था, किंतु 600 ईस्वी तक इसका जन्म हो गया था। छुआछूत की उत्पत्ति का निर्णय करने के लिए ये दो ऊपर की और नीचे की सीमाएं हैं। क्या हम छुआछूत की उत्पत्ति की कोई ऐसी तिथि निश्चित कर सकते हैं जो लगभग ठीक हो? मैं समझता हूँ यदि हम गोमांसाहार से आरंभ करें तो हम कर सकते हैं। गोमांसाहार ही छुआछूत के मूल में निहित है। यदि हम गोमांसाहार निषेध को अपने चिंतन की आधारशिला बनाएं तो इसका यह मतलब है कि अस्पृश्यता की उत्पत्ति का गोवध तथा गोमांसाहार निषेध से सीधा संबंध होना चाहिए। यदि हम ये बता सकें कि गोवध किस समय तक अपराध बना और गोमांसाहार किस समय पाप बना, तो हम अस्पृश्यता की उत्पत्ति की एक ऐसी तिथि निश्चित कर सकते हैं जो लगभग ठीक हो। गोवध कब एक अपराध घोषित किया गया? गोवध कब एक अपराध घोषित किया गया? हम जानते हैं कि मनु ने न तो गोमांसाहार का निषेध किया और न गोवध को अपराध ठहराया। मनु स्मृत के बारे में जो बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, मनु ने न गोमांसाहार को निषेध किया और न गोवध को अपराध ठहराया। ये अपराध कब बना? जैसा कि D.R. भंडारकर ने स्पष्ट किया है, 4वीं ईस्वी में किसी समय गुप्त नरेशों द्वारा गोवध प्राण दंडनीय अपराध घोषित किया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4वीं ईस्वी में किसी समय गुप्त नरेशों द्वारा गोवध प्राण दंडनीय अपराध घोषित किया गया। ये यहाँ पर बहुत स्पष्ट ढंग से यहाँ पर लिखा हुआ है। इसलिए बात आगे लिखते हैं कि इसलिए हम कुछ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि छुआछूत 400 ईस्वी के आसपास किसी समय पैदा हुई। अभी जो यहाँ पर हमने जिक्र किया कि D.R. भंडारकर ने स्पष्ट किया है कि चौथी की जगह मेरे हिसाब से 400वीं ईस्वी होना चाहिए। किसी समय गुप्त नरेशों द्वारा गोवध प्राण दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इसलिए हम कुछ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि छुआछूत 400 ईस्वी के आसपास किसी समय पैदा हुई और बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के संघर्ष में से पैदा हुई है। इसलिए हम बात लिखते हैं कि इस संघर्ष ने भारत के इतिहास को पूरी तरह बदल दिया है। खेद है कि भारत के इतिहास के विद्यार्थियों ने इसके अध्ययन की उपेक्षा की है। तो आज के अम्बेडकर संदेश से हमारे साथी क्लियर हो चुका है कि 400 ईस्वी के आसपास किसी समय ये छुआछूत भारत देश के अंदर पैदा हुई और बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के संघर्ष में से ये पैदा हुई है। ये निष्कर्ष है, यानी कि हमेशा आपको मालूम है कि किस तरह से चीनी यात्री फाहियान भी 400 ईस्वी में आया था और वहाँ से इसकी शुरुआत झलक जो मिलती है। और ये आगे चलकर जब 629 में आपको मालूम है 629 में दूसरा चीनी यात्री हुएनसांग जब भारत आया तो उसने स्पष्ट तौर पर कुछ चांडाल के साथ साथ कुछ जातियों का भी यहाँ पर जिक्र किया। तो इस आधार पर एक निष्कर्ष पर यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं जिसमें ये क्लियर हो चुका है कि 400 ईस्वी के आसपास छुआछूत का प्रारंभ होता है भारत देश में। और ये निष्कर्ष के साथ आज का ये अम्बेडकर संदेश हम स्थगित करने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर जानना चाहेंगे आपसे। वो प्रश्न यह है कि चीनी यात्री एक तो फाहियान सन 400 ईस्वी में आया था और दूसरा यात्री जिसका आज के अम्बेडकर संदेश में बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है और उसका आपको नाम बताना है। दूसरा कौन चीनी यात्री आया भारत देश में, उसका नाम आपको बताना है। कितने वर्ष वो भारत में रहा, अध्ययन किया, कितने वर्ष रहकर यहाँ पर, वो भी आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ कब आया, दूसरा चीनी यात्री कब आया, ये भी आप बता सकते हैं। 3 प्रश्न है, कोई एक भी प्रश्न आप निश्चित तौर पर बताएंगे, मुझे इतना पूरा भरोसा है, क्योंकि अम्बेडकर संदेश बहुत ध्यान से आप सुनते हैं। ये निश्चित तौर पर हमारे लिए गौरवमयी बात है और हमारे मनोबल बढ़ाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है।
सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश चूंकि खंड 14 का अंतिम अम्बेडकर संदेश था और ऐसे में इसे जन जन तक पहुंचाइएगा जरूर, आपसे विशेष निवेदन है। और इसी के साथ अब दीजिए इजाज़त, हम लेकर उपस्थित होंगे वॉल्यूम नंबर 1, और जहां पर बहुत सारी बातें होंगी। बुद्धिजीवी की परिभाषा हम लोग जानेंगे, भारत में जाति प्रथा और जाति प्रथा का उन्मूलन, इस विषय पर बाबा साहब के बहुत सुंदर सा ये स्पीच हम आपके समक्ष रखेंगे। कई भागों में, अम्बेडकर संदेश के कई भागों में लेकर उपस्थित होंगे। फिलहाल आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने की दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।